हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हिमांशी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फेडरल सिस्टम। सो करेंटली हम लक्ष्मीकांत की जो यूनिट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उसके चैप्टर्स देख रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दी पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर फेडरल सिस्टम। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस वीडियो आई नीड टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि मेरे जो इस चैप्टर के ये नोट्स हैं आई मेड देम फ्रॉम लक्ष्मीकांत बुक ओनली, बट ये थोड़े ब्रीफ हैं, इतने डिटेल्ड नोट्स नहीं है इस चैप्टर के। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट यू नीड टू सी दिस वीडियो कंप्लीट। आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, अच्छी बात है, बट पूरी वीडियो देखिए अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो सिस्टम। ठीक है, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस सिस्टम। आप सोच रहे होंगे कि पहले हमने पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ा, अब ये यूनिटरी और फेडरल सिस्टम किस तरीके से डिफरेंट है। ये भी एक टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ हाउ इट इज़ डिफरेंट, सो लेट्स सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो किस बेसिस पे डिफाइंड होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड दी आपका लेजिस्लेचर, इनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, वेदर दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर और वेदर दे आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, उसके बेसिस पे हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्लासीफाई करते थे। अब यहाँ पे जो ये यूनिटरी और फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, ये किस बेसिस पे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हो, एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है, वेदर दे जो स्टेट गवर्नमेंट है या रीजनल गवर्नमेंट्स भी कहते हैं जिनको, वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट। तो इस बेसिस पे, इनके रिलेशनशिप के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं दो टाइप के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ यूनिटरी एंड दी फेडरल। अब यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम में गवर्नमेंट के ऑल दी पावर्स, जितनी भी पावर है वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती है, और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है इस टाइप के सिस्टम में ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बट इफ़ इट इन केस वो एग्जिस्ट करती हैं, रीजनल गवर्नमेंट्स अगर होती हैं, तो दे डिराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। उनको जो अथॉरिटी मिलती है वो नेशनल गवर्नमेंट के से मिलती है, मतलब नेशनल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होती है इस केस में, और रीजनल गवर्नमेंट्स काफ़ी वीक होती है, उनके पास पावर्स भी इन कंपैरिजन टू द नेशनल गवर्नमेंट इज़ वेरी लेस। तो ये होता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद जब हम देखते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो व्हाट इट इज़, इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में तो पावर जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स के बीच में। ठीक है, इंडिया के केस में नेशनल गवर्नमेंट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी रीजनल गवर्नमेंट इज़ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इन दोनों के बीच में पावर्स का डिवीजन होता है। कहाँ पे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ पावर का डिवीजन प्रोवाइडेड है। तो दिस इज़ द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये दोनों टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ में अडॉप्टेड हैं। अगर यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो यूनिटरी सिस्टम ब्रिटेन में चलता है, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, स्पेन, स्वीडन एंड नॉर्वे, ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम अडॉप्टेड है। मतलब यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर पावर्स वेस्टेड हैं। बट अगर आप देखोगे यूएस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, तो ये क्या यहाँ पे किस टाइप का सिस्टम है, यहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ अडॉप्टेड। तो ये बेसिक एग्जाम्पल्स हो गए। अच्छा, अब थोड़ा हम डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दिस डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका वो रिटन भी हो सकता है और वो अनरिटन भी हो सकता है। जैसे आप ब्रिटेन के केस में देखो, ब्रिटेन के केस में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर अनरिटन है, कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है पेपर पे। ठीक है, और फ्रांस में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। तो यूनिटरी केस में, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के केस में दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। और रिटन होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि सिस्टम ही इस तरीके का कि नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर्स हैं, तो देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर डिवीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिटन और अनरिटन, बट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरीली रिटन होता है। क्यों होता है, ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट ना हो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो पावर्स क्लियरली डिफाइंड होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिवीजन अच्छे से क्लियरली डिफाइंड होता है।
ठीक है, कि कौन सी पावर स्टेट के पास हैं, कौन सी पावर सेंटर के पास हैं। तो ये पूरा क्लियर होता है विद द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन आपका मैंडेटरीली रिटन होता है। इसके बाद अगर फेडरल सिस्टम में हम देखें कि फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों सुप्रीम होता है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिवाइडिंग द पावर बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। बट इन द केस ऑफ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम भी हो सकता है जैसे जापान में है, और इट मे नॉट बी सुप्रीम जैसे ब्रिटेन में है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, ठीक है, रिमेंबर, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है, और जापान में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। तो दोनों तरीके के सिस्टम यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिजिड, उसको चेंज करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, या तो चेंज ही नहीं किया जा सकता, या फिर किया जा सकता है तो प्रोसीजर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है इन द फेडरल सिस्टम। बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी हो सकता है और फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, मतलब उसको ईजिली भी अमेंड किया जा सकता है, या वो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर भी हो सकता है। इसके बाद फेडरल सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है वो ड्यूअल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि दो गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइडेड है तो ड्यूअल गवर्नमेंट होगी ऑब्वियसली। सेंटर पे होगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स में होगी स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट इज़ देयर, सारी पावर्स एक सिंगल गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। इसीलिए तो ये सिस्टम यूनिटरी है, नाम से ही पता चलता है, यूनिटरी, यूनी मतलब वन। इसके बाद जो फेडरल सिस्टम है यहाँ पे जुडिशरी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट। जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट ताकि वो बिना किसी डिपेंडेंसी के अपना बिल्कुल एक जनरल जो कहते हैं ना जुडिशियल रिव्यू उनको ले सके, ठीक है। यहाँ पे जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती है या नहीं, दोनों केस यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप ज़्यादातर देख रहे हो चीज़ें जो है ना फिक्स नहीं है, दे मे बी लाइक दिस और नॉट। यहाँ पे लेजिस्लेचर जो होगा वो आपका बाई कैमरली होगा, क्योंकि स्टेट्स को भी रिप्रेजेंटेशन देना होगा लेजिस्लेचर में और पीपल को भी, ठीक है, जैसे इंडिया के केस में है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर इज़ देयर। इन दिस केस द लेजिस्लेचर मे बी बाई कैमरल एज इज़ द केस इन द ब्रिटेन, या वो यूनी कैमरल भी हो सकता है एज इन द केसेस ऑफ चाइना। कैमरल से क्या मतलब था, यहाँ पे आपके लोअर हाउस होगा, अपर हाउस होगा, और यूनी कैमरल में क्या होगा, सिर्फ एक ही हाउस होगा, सिंगल हाउस, अपर हाउस कह लो, उसे जो भी कह लो, एक ही हाउस होगा, ठीक है। देयर आर नो टू हाउसेस। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स इज़ देयर, यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ पावर इज़ नॉट देयर। तो ये काफ़ी सिंपल से फीचर्स हैं दोनों फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि मेरे जो नोट्स हैं इसमें कुछ चीज़ें इसमें मैंने मेंशन नहीं की है, बिकॉज वो चीज़ें अगर मैं सभी मेंशन कर देती तो वो बहुत बल्कि कर देता नोट्स को। तो आई विल टेल यू देम, ठीक है, अलग से। देखो, फेडरेशन जो होता है वो दो तरीके से बन सकता है। एक फेडरेशन जो है वो दो तरीके से बन सकता है। वो दो तरीके क्या होते हैं, बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशन, कि मतलब इंटीग्रेट करके। कैसे इंटीग्रेट करके, सपोज देयर आर छोटी छोटी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि मिलिट्री पावर भी इनकी वीक है, मिलिट्री पावर इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी वीक है, और इकोनॉमिकली भी ये बैकवर्ड स्टेट्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये एक साथ आ गई सब और इन्होंने एक यूनियन बना लिया, ठीक है। दे मेड अ यूनियन, स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाने के लिए ऑल दी स्टेट्स केम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग एंड अ स्ट्रॉन्ग यूनियन। जैसे यूएस इसी तरीके से बना है। यूएस में इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थी उन्होंने सब इकट्ठा होकर एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बनाया। यूएस इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ फेडरेशन, जहाँ पे इंटीग्रेट हुआ डिफरेंट स्टेट्स का टू फॉर्म अ बिग यूनियन। और एक दूसरा तरीका भी होता है फेडरेशन बनने का, वो होता है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन में ये होता है कि जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी एक यूनियन है और वो कुछ ऑटोनॉमी दे देता है प्रोविंसेस को, ठीक है। एक यूनियन है, ठीक है, ऑलरेडी यूनियन एग्जिस्ट करता है, एक पूरा यूनियन है, और इसने अपने आप को कुछ कुछ प्रोविंसेस को, जो इसके अंदर प्रोविंसेस हैं, उनको ऑटोनॉमी दे दी, उनको पावर्स दे दी। तो ये होता है डिसइंटीग्रेशन से बना हुआ फेडरेशन। तो फेडरेशन के हमने दो टाइप्स देखे कि कैसे बनता है, या तो इंटीग्रेशन से, जैसे यूएस में हुआ। यूएस जो है, इट इज़ ऑल्सो, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ पे देखना है कि यूएस इज़ ऑल्सो द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट फेडरेशन ऑफ द वर्ल्ड। पहला और ओल्डेस्ट फेडरेशन दुनिया का यूएस है।
और ये फॉर्म हुआ था 1787 में अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। तो 1787 में दिस यूएस फेडरेशन वॉज फॉर्म। और यूएस फेडरेशन जो है ना, इंडिया के फेडरेशन सिस्टम में और यूएस के फेडरेशन सिस्टम में बेसिक डिफरेंस है, वो हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया किस तरीके का स्टेट है, ठीक है। इंडिया एक फेडरल सिस्टम फॉलो करता है या यूनिटरी सिस्टम फॉलो करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये यूनिक बात है कि ऑल्दो तो हम प्रोवाइड करते हैं एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दो रीजंस की वजह से, क्योंकि हमारी कंट्री का काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री को संभाल पाए, इट वॉज डिफ़िकल्ट। दूसरा, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि एक गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम यहाँ पे चल नहीं पाता। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरल सिस्टम प्रोवाइडेड है, ठीक है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म फेडरेशन कहीं पे भी यूज़ नहीं है, ठीक है। फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम के हैं, बट द टर्म फेडरेशन इज़ नॉट यूज्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमेंबर दिस थिंग। ऑल्सो जो हमारा आर्टिकल 1 है, अगर आपने आर्टिकल 1 पढ़ा है तो वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ऑल्दो वी हैव अ फेडरल सिस्टम, बट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में मैंशनड है कि इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट रादर देन यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये दो चीज़ इंडिकेट करने के लिए किया गया है। ये इंडिकेट करने के लिए किया गया है कि इंडियन फेडरेशन कोई एग्रीमेंट नहीं है डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, कि वो जैसे हमने देखा था ना यूएस के केस में कि डिफरेंट स्मॉल जो स्टेट्स थी वो आपस में उन्होंने एग्रीमेंट किया और एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बना लिया। तो अब यूएस में क्या है कि ये जो फेडरेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब भी कोई स्टेट इससे अलग होना चाहे तो वो ईजिली इससे अलग हो सकती है, ठीक है। तो इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो ये फेडरेशन हमारा है ये इस तरीके का नहीं है कि डिफरेंट स्टेट्स आई और उन्होंने एग्रीमेंट किया और जो है फिर हमारा एक यूनियन फॉर्म हुआ। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ पे तो नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए, इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कि हमारा फेडरेशन कोई रिजल्ट नहीं है एग्रीमेंट ऑफ दी स्टेट्स कमिंग टुगेदर लाइक द अमेरिकन फेडरेशन, इसलिए ये टर्म यूज़ हुई है यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। दूसरी चीज़ ये इंडिकेट करने के लिए कि हमारे हमारे सिस्टम में स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है कि वो इस फेडरेशन से अलग हो जाएं, ठीक है। तो स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। फेडरेशन इज़ यूनियन बिकॉज ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। ये हमारा इस तरीके का फेडरेशन है, ये इसको हम यूनियन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा फेडरेशन इस तरीके का है जहाँ से स्टेट्स अपनी मर्ज़ी से अलग नहीं हो सकते, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ये ऐसे ही रहेगा सिस्टम। तो इस वजह से हमारे फोर फादर्स ने ये टर्म यूज़ करना पसंद किया रैदर देन द फेडरेशन ऑफ द स्टेट। और ये डिस्क्राइब किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कि हमने ये टर्म क्यों यूज़ की है, ऑल्दो हम फेडरल सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, फेडरेशन है कहने को, ठीक है। सो दिस वॉज द रीज़न। ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो अमेरिकन फेडरेशन के जैसा नहीं है, जो हमने अभी देखा भी। हमारा जो फेडरल सिस्टम है दैट इज़ सिमिलर बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। तो हाउ इट इज़ बेस्ड ऑन दी कैनेडियन मॉडल, इसमें क्या है, हमारा जो ये फेडरेशन है ये फॉर्म हुआ है बाय द वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, नॉट बाय द वे ऑफ इंटीग्रेशन एज इन द केस ऑफ यूएस। दूसरा रीज़न है कि हम यहाँ पे यूनियन को प्रेफरेंस दे रहे हैं टर्म को, जस्ट लाइक कैनेडा डिड। कैनेडा फेडरेशन भी यूनियन ही कहलाता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि हम कैनेडियन मॉडल फॉलो करते हैं हमारे फेडरेशन में। ऑल्सो यहाँ पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कैनेडा में भी एग्जिस्ट करती है और हमारे यहाँ पे भी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, सेंटर के पास मोर पावर्स हैं विज द स्टेट्स, ठीक है। इस वजह से वी हैव अडॉप्टेड द कैनेडियन मॉडल। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। अब ये जो फीचर्स है ना, ये पॉलिटी की, जो लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक है उसमें तो अच्छे से ये सब चीज़ें एक्सप्लेन्ड हैं, बट अगर मैं ये चीज़ें सब चीज़ें यहीं पे एक्सप्लेन करती तो ये नोट्स बहुत बल्कि हो जाते हैं। देयर वाज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग द नोट्स देन। तो क्या है कि अच्छे से बस आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए, बेसिक से पॉइंट्स हैं, इनके लिए आपको एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बस मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी एक एक पॉइंट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो फेडरल फीचर्स हैं, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फेडरल फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं। तो सबसे पहला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर है ड्यूअल पॉलिटी का। हमारे यहाँ पे ड्यूअल पॉलिटी एग्जिस्ट करती है, यूनियन एट द सेंटर और स्टेट्स एट द पेरिफेरी। तो दिस इज़ द फेडरल फीचर
इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फेडरल फीचर्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्सो प्रीलिम्स में भी आपको क्लासीफाई करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए दे सकते हैं कि सेलेक्ट दी फेडरल फीचर्स फ्रॉम ऑल ऑफ द फीचर्स गिवन बिलो। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आपको एक एक फीचर अच्छे से पता होना चाहिए कि वेदर दिस इज़ अ फेडरल फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन या ये यूनिटरी फीचर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों ही टाइप सिस्टम के जो हैं, फेडरल सिस्टम के भी और यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्लासीफाई करना अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा फीचर यूनिटरी है, कौन सा फेडरल है, ऑल्दो उसकी लैंग्वेज देख के हमें आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले द फीचर फेडरल फीचर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है ड्यूअल पॉलिटी का। यूनियन है सेंटर पे, स्टेट्स हैं पेरीफेरी में। सिंपल देखो, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है जहाँ पे यूनियन के लिए अलग पावर्स हैं और स्टेट्स के लिए अलग पावर हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उसमें सब्जेक्ट्स मेंशन हैं जो जिस पे यूनियन लॉ बना सकता है, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे स्टेट्स ही लॉ बना सकती हैं। तो इससे क्या एक ड्यूअल पॉलिटी एग्जिस्ट करती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो ये एक फेडरल सिस्टम हो गया, सिस्टम का फीचर हो गया। दूसरा जो फीचर है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, नॉट ओनली इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ ऑल्सो द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे लंबा, सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का, ठीक है। तो एक फ़ीचर ये हो गया फेडरल सिस्टम का। अनदर फीचर इज़ डिवीजन ऑफ पावर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली पावर्स डिवाइडेड हैं। 7th शेड्यूल में अगर आप देखो तो 3 लिस्ट प्रोवाइडेड हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया हुआ है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे यूनियन लॉज बनाता है, यहाँ पे स्टेट लॉज बनाती हैं, और यहाँ पे ये दोनों यूनियन एंड दी स्टेट इन सब्जेक्ट्स पे। तो क्लियरली एक डिवीजन है पावर्स का, तो दिस इज़ अ फेडरल फीचर। नेक्स्ट थिंग इज़ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम एंड इट इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। अगर आप ब्रिटेन में देखोगे तो पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फेडरल फीचर। नेक्स्ट थिंग इज़ द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल फीचर है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो फ्लेक्सिबल भी है, बट इस केस में यहाँ पे रिजिडिटी है, जहाँ पे भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती है। फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात आती हैं या जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिर्फ जॉइंट एक्शन से किया जा सकता है, दोनों के, सेंटर और स्टेट के। यूनियन जो है वो सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन में इस फीचर को चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है टू द एक्सटेंट कि जो प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन से अगर कोई रिलेटेड प्रोविजन है तो वहाँ पे स्टेट का भी रैटिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ अनदर फीचर। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जिसको हेड करेगा सुप्रीम कोर्ट, दो पर्पज़ के लिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी मेंटेन रहे। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, क्योंकि जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू पावर रहेगी, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम रहने वाला है। दूसरा, सेंटर या स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो जुडिशरी कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, तो वो एक अच्छा जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट फीचर, दैट इज़ बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म मतलब लोअर हाउस और अपर हाउस है लेजिस्लेचर के, ठीक है। तो अपर हाउस हमारे केस में क्या है, राज्यसभा, एंड राज्यसभा में किनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। एंड देन वी हैव लोअर हाउस, दैट इज़ लोकसभा, और लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ द पीपल, जहाँ पे लोग इंडिया के पीपल ऑफ द इंडिया गेट्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो बाईकैमरलिज्म इज़ ऑल्सो है फेडरल फीचर। तो ये तो सारे थे फेडरल फीचर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट हैं। अब हम वो फीचर्स देखते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स हैं, वो देखते हैं, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द फेडरल फीचर्स, बट देन ऑल्सो वी से कि हम फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द यूनिटरी और यू कैन से द नॉन फेडरल फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे केस में जो सेंटर है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों कहते हैं हम ऐसा, बिकॉज पावर जब आप पावर डिवीजन देखोगे बिटवीन द सेंटर और द स्टेट्स, तो जो फेवर है पावर्स डिवीजन का वो सेंटर के लिए ज़्यादा है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट्स, ठीक है। तो इसलिए वी से दैट सेंटर इज़ स्ट्रॉन्ग, सेंटर के पास ओवर राइडिंग अथॉरिटी भी है। अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स देखो तो कॉन्करेंट लिस्ट पे सपोज एग्जाम्पल लो
कि कॉन्करेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है और उस पर दोनों ने, सेंटर ने भी लॉ बना दिया और स्टेट ने भी बना दिया, तो किसका लॉ चलेगा? चलेगा सेंटर का। तो सेंटर के पास यहाँ पे क्या है? ओवर राइडिंग अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं सेंटर स्ट्रॉन्ग है। तो ये अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग है तो ये किस चीज़ का फीचर हुआ? ये हुआ यूनिटरी फीचर। दूसरी जो चीज़ है वो, सो द नेक्स्ट फीचर इज स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। इससे क्या मतलब हुआ कि जो स्टेट्स हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, उनको डिस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? और बाय द यूनिलेटरल एक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट यूनिलेटरली विदाउट आस्किंग द स्टेट्स बाउंड्री चेंज कर सकता है, स्टेट का नेम चेंज कर सकता है, एरिया चेंज, एरिया ऑलरेडी रिटन, बाउंड्री, एरिया एंड द नेम कैन बी चेंज बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, यूनिलेटरली। तो इससे क्या मतलब हुआ कि ऑल्सो इन सब चीज़ों को करने के लिए पार्लियामेंट को सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, कुछ स्पेशल मेजॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडियन फेडरेशन एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। ये यूनियन तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, बट जो स्टेट्स हैं ये डिस्ट्रक्टिबल हैं। दो स्टेट को कंबाइन करके एक स्टेट बना दे पार्लियामेंट चाहे तो, या फिर एक स्टेट को डिस्ट्रॉय करके दो स्टेट्स बना दे, तो ये पार्लियामेंट के हाथ में है। ये भी एक यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट चीज़ है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। सेंटर और स्टेट जो है एक सिंगल फ्रेम में ऑपरेट करेंगे। सो वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है वो इतना भी रिजिड नहीं है जो अदर फेडरेशंस में देखा जाता है। आप यूएस देखोगे या और भी जगह देखोगे, कनाडा वगैरह एज सच, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो इतना भी रिजिड नहीं है, ठीक है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये क्या होगा? ये एक यूनिटरी फीचर होगा, क्योंकि फेडरल फीचर तो यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल रिजिड होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों फीचर्स हैं इसमें, फ्लेक्सिबल भी है, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस डिमांड करते हैं तो, और वो रिजिड भी है। ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ दी इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हमने देखा है कि जब इमरजेंसी एप्लीकेबल होती है इन दी स्टेट इमरजेंसी भी पढ़ा था हमने, तो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता है सेंटर इस इमरजेंसी के केस में। सो दिस इज़ ऑल्सो यूनिटरी फीचर। हमने इस इमरजेंसी का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है और इसमें हमने देखा था कि सेंटर की कितनी ज़्यादा हायर पावर्स हैं। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज, इस टाइम पे बेसिकली एक फेडरेशन जो है यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है कम्प्लीटली ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ सिंगल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पे देयर इज़ ड्यूअल पॉलिटी एग्जिस्ट करती है, बट सिस्टम जो है वो सिंगल सिटीजनशिप का है। और इसी के तरीके से कनाडा में भी अडॉप्टेड है, ऑल्दो दे हैव ड्यूअल पॉलिटी बट दे हैव अ सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। अगर आप यूएस में देखो, यूएस एक फेडरेशन है और वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, नेशनल सिटीजनशिप भी होती है और स्टेट सिटीजनशिप भी होती है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा यूनिटरी फीचर है वो ये है कि वी हैव अ इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी इस्टेब्लिश्ड है, सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, हाई कोर्ट्स बिलो हैं, तो एक सेपरेशन नहीं है, दे आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर। एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो दोनों लॉज, सेंट्रल लॉज को भी स्टेट लॉज दोनों को इम्प्लीमेंट करता है, तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। दूसरी चीज़ है कि ऑल इंडिया सर्विसेज सेंटर और स्टेट हैव दिस सेपरेट। इंडिया में सेंटर और स्टेट के पास ऑल दो सेपरेट पब्लिक सर्विसेज हैं, बट इन एडिशन ऑल इंडिया सर्विसेज क्या हैं? पूरे इंडिया के लिए IAS, IPS और IFS कौन सेलेक्ट करता है? यूनियन, ठीक है। तो इसके लिए दिस फीचर इज़ ऑल्सो यूनिटरी फीचर, ठीक है। यहाँ पे स्टेट्स का कोई रोल प्ले नहीं करती हैं स्टेट्स, ऑल्दो ये सर्विस कहाँ करेंगे? ये सर्विस करेंगे स्टेट्स में, स्टेट्स कैडर मिलते हैं इनको ये सब, बट स्टेट्स कोई रोल प्ले नहीं करते इनके एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट में एज सच। सो ये जो सर्विसेज हैं ये वायलेट करती हैं प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं दे आर आंसरेबल टू दी सेंटर ओनली, नॉट दी स्टेट्स। इसके बाद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर। कौन अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ द स्टेट्स? प्रेसिडेंट। बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट अपॉइंट्स दी गवर्नर, उनके ही रिकमेंडेशन पे गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है वीटो ओवर दी स्टेट बिल्स।
ये भी हमने देखा था जब हमने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा था। तो प्रेसिडेंट के पास दिस वीटो पावर है स्टेट बिल के। अगर देखो हमने पढ़ा था गवर्नर अगर प्रेसिडेंट के किसी बिल को विदहेल्ड कर लेता है और प्रेसिडेंट को भेज देता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के लिए कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑन दिस, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो उस बिल को वापस भेज सकते हैं टू द स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर अगर उस बिल को दोबारा भी पास कर देती थी तो प्रेसिडेंट इज़ नॉट लायबल टू पास दैट बिल, गिव असेंट टू दैट बिल। तो ये हमने अच्छे से पढ़ा था उसमें प्रेसिडेंट वाले चैप्टर्स में कि स्टेट बिल्स के ऊपर वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट की। ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दैट इज़ द इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। हमारे इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन फॉर बोथ सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑल्सो एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो। ये बात याद रखनी है कि स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं, बट मैंने वो पहले भी कहीं बताया हुआ है जहाँ पे शायद हम इलेक्शन कमीशन डिस्कस किया था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन कराते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी इलेक्शंस ऑफ बोथ सेंटर एंड दी स्टेट। तो एक इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, सेपरेट इलेक्शंस नहीं हो कंडक्ट कराने वाली कोई बॉडी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ यूनिटरी फीचर। अच्छा, अब हम देखते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। क्रिटिक्स का क्या कहना है इस सिस्टम के ऊपर, जो इंडिया में कहते हैं ना हम फेडरल सिस्टम है, तो किस क्रिटिक्स क्या कहते हैं। केसी व्योर ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो क्वासी फेडरल है, ठीक है। ही रिमार्क कि इंडियन यूनियन इज़ अ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स रादर देन अ फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। अभी हमने भी देखा था कि फेडरल फीचर्स तो कम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं। तो केसी व्योर ने भी ये कहा था कि इंडिया जो है एक क्वासी फेडरल स्टेट है। आई रिमेंबर कि किसी स्टेट एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हु सेड दिस कि क्वासी फेडरल सिस्टम है इंडिया का। तो ये चीज़ें भी फैक्ट्स याद रखनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए पूछा जा सकता है कहीं भी स्टेट प्रीसेस वगैरह में, तो ऐसे फैक्ट्स पूछ लेते हैं। तो ही सेड कि इंडिया जो यूनियन है ना वो इस तरीके का है कि यूनिटरी फीचर्स तो इसके मेन फीचर है और जो फेडरल फीचर्स हैं वो इसके सब्सिडरी फीचर्स हैं। रैदर होना क्या चाहिए था, रैदर ये होना चाहिए था कि इंडिया एक फेडरल स्टेट होता और थोड़े बहुत शायद यूनिटरी सिस्टम्स अडॉप्ट कर लेते फीचर्स, बट उल्टा केस है, ये केसी व्योर ने बोला। फिर के संतानाम ने बोला कि देर आर 2 रीजन्स फॉर दिस इंक्रीजिंग यूनिटरी बायस या सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम देख रहे हैं कि यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं, वो ये है कि एक तो डोमिनेंस है सेंटर का फाइनेंशियल स्फेयर में और डिपेंडेंस है स्टेट्स की ऑन दी सेंट्रल ग्रांट्स। तो फाइनेंशियल स्फेयर में सिंस सेंटर स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है, इस वजह से यूनिटरी बायस ज़्यादा है, ये कहा के संतानाम ने। दूसरा उन्होंने बोला इमर्जेंस ऑफ द पावरफुल प्लानिंग कमीशन विच कंट्रोल्स द डेवलपमेंट प्रोसेस इन दी स्टेट्स, दिस इज ऑल्सो द रीज़न फॉर द इंक्रीजिंग यूनिटरी बायस, ऑल्दो ये अब स्क्रैप कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन। तो अब जो हमने बात की दो लोगों की, के संतानाम और केसी व्योर ने बोला कि इंडियन सिस्टम में यूनिटरी फीचर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द फेडरल सिस्टम। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखो तो पॉल एप्पलबाई ने बोला है कि इंडियन सिस्टम तो एक्सट्रीमली फेडरल है। तो ये हमारे फेवर में बात कर रहे हैं कि फेडरल सिस्टम है ये तो काफ़ी। मॉरिस जोन्स ने बोला ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। आइवर जेनिम्स ने क्या बोला कि इट इज़ अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने बोला ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये ग्रैनवेल ऑस्टिन ने बोला। तो इन लोगों ने बोला कि हाँ फेडरल है। फिर बी आर अम्बेडकर जी का क्या कहना है इस पर। तो बी आर अम्बेडकर ने फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिगार्डिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्ट जो वर्ड्स बुक में लिखे हैं वही बता रही हूँ। इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है इन एज मच एज इट्स इस्टेब्लिशेस अ ड्यूअल पॉलिटी, ठीक है। तो ड्यूअल पॉलिटी इस्टेब्लिश करता है, तो इस तरीके से बिल्कुल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। द यूनियन इज़ नॉट अ लीग ऑफ स्टेट्स यूनाइटेड इन अ लूज रिलेशनशिप और नॉर आर द स्टेट्स the agencies of the union deriving powers from it. तो both the union and states are created by the constitution. हमारे यहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं था कि भाई यूनियन को डिस्ट्रॉय करके स्टेट्स बनाई गई हों, ठीक है, और या फिर स्टेट्स मिल कर के यूनियन बना रही हैं। दोनों ही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश की हैं। तो ये बी आर अम्बेडकर जी का कहना था।
सो ही सेड कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है टाइड मोल्ड जो है फेडरलिज्म का, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड करता है। ये यूनिटरी भी हो सकता है, ये फेडरल भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टाइम एंड द सर्कमस्टांसेस। दिस इज व्हाट बेसिकली ही सेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। बी आर अम्बेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि बोमई केस 1994 का इससे रिलेटेड है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ले डाउन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है और फेडरलिज्म को एक बेसिक फीचर भी माना था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से अराइज हुआ? केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973। तो 1994 में ये केस आया, बोमई केस, और इन्होंने क्या किया, ये जो फेडरलिज्म फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको एक बेसिक फीचर बना दिया। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अब जो सेंटर है या पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये बेसिक फीचर को हटा नहीं सकते। अब हमारा जो सिस्टम है वो यूनियन नहीं बन सकता है, इट इज़ वेरी मच अ फेडरल सिस्टम। ये इस केस में ऑब्जर्व किया गया था। सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।